गरीबी व्यक्ति की आर्थिक असमर्थता की ओर संकेत करती है। गरीबी के कारण व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में असमर्थ हो जाता है। विभिन्न समस्याएं आती हैं। क्या है वो मूल कारण जो गरीबी को बढ़ाते हैं और कैसे होगा इस गरीबी का निदान? इन सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अमित झा जी। आप रिसर्च स्कॉलर हैं। अमित जी, आपका शो में स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में स्वर्णिमा सिंह जुड़ चुकी हैं। आप रिपोर्टर हैं और आपने गरीबी पे एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। स्वर्णिमा जी से भी बात करेंगे। स्वर्णिमा जी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और जनता की जो बात है, जनता की जो आवाज है वो लेकर आई है। स्वर्णिमा जी, अपना पंच शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत करते हैं अमित जी के साथ। अमित जी, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, आप राजनीति विषय में अच्छी समझ रखते हैं, साथ ही अर्थशास्त्र की भी जानकारी रखते हैं। अमित जी, आप कैसे देखते हैं गरीबी के जो मूल कारक हैं, जो गरीबी को बढ़ाने के कारण हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर हम देखें कि जो गरीबी की स्थिति है, अगर मध्य प्रदेश के बारे में देखें हम, तो मध्य प्रदेश देश में तकरीबन नीचे से चौथे नंबर पे आता है गरीबी के मामले में। अभी हाल फिलहाल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने निकाला था, तो उसमें कुछ बहुत अच्छी बात भी थी कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 1,35,00,000 लोग गरीबी से बाहर आए। लेकिन कुछ नकारात्मक भी था इसमें, जैसे कि मध्य प्रदेश आज भी बहुत ही, अगर दूसरे राज्यों से तुलना की जाए तो मध्य प्रदेश आज भी काफी पीछे है। यानी हम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से ही ऊपर है, बाकी से तो कंपटीशन ही नहीं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमें जो ये आज की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, ये हमें लेगेसी के तौर पर मिलेगी। ये पहले से ही आई है और इसके अगर हम कारणों पे जाएंगे तो ये है कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अवसरों की कमी है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अगर हम बात करें इसमें कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और यहाँ पे राजस्थान जैसे आपके पास रेगिस्तान नहीं है, आपके पास उपजाऊ जमीन है। उसके बावजूद यहाँ पे किस चीज की कमी है कि हमारे पास इतने अपॉर्चुनिटी की कमी है। आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगेगी या ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगेगी। हाल का केस है टाटा का C-140 एयरक्राफ्ट बनाने का जो प्लांट था, वो अभी गुजरात लेके गया है। बहुत महीनों तक ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में टसल चलता रहा था। ऐसा क्यों नहीं है कि मध्य प्रदेश के जो नेता है वो भी इसमें कूदते हैं, मध्य प्रदेश बोले कि ये हमारे यहाँ लगेगा। तो आप देखेंगे कि एक तो यहाँ की अफसरों की कमी है, प्लस आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई बात करता है, जैसे रोजगार की बात करता है, तो आपको लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां और खेती, दूसरे अफसर कहाँ है। और जहां तक गरीबी की बात आती है तो गरीबी एक सामाजिक इनइक्वालिटी का भी एक परिणाम है। यहाँ की गरीबी एक सामाजिक इनइक्वालिटी का परिणाम है। आप देखेंगे कि जैसे किसी के परिवार में पुश्तैनी कम संपत्ति था, कम धन था, तो आज उसके पास बढ़ा नहीं है, उतना ही है या तो कम हुआ है। और ये इनइक्वालिटी मध्य प्रदेश में बढ़ ही रही है। तो सरकार जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसे ऊपर तो लेके आ रही है कि उसे जो पब्लिक है वो निकल जाए, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। तो एक बड़ा कारण तो यह है कि सरकार केवल कुछ हद तक कदम उठाती है, काफी अच्छे कदम भी हैं, कुछ हद तक कदम उठाती है कि जो एक्सट्रीम गरीबी है वो कम हो जाए, शिक्षित हो जाए, लोग थोड़ी शिक्षित हो जाए, लेकिन उनको और आगे बढ़ाने का जो रास्ता है वो सरकार नहीं प्रदान कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा इशू है इस राज्य में। जी, अमित जी ने अपनी बात रखी है, हम स्वर्णिमा जी के पास चलेंगे। अमित जी ने अपनी बात रखी है और बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं। यदि उनकी कोई सुझाव है, उनकी कोई बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, हम उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उनमें चर्चा करेंगे। स्वर्णिमा जी के पास चलेंगे। स्वर्णिमा जी, यदि हम देश की गरीबी की दर देखें तो 21.9% है और मध्य प्रदेश में 20.63, और इसी को आप विंध्य क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। विंध्य क्षेत्र में आपने रिपोर्ट तैयार की है और विंध्य क्षेत्र के यदि हम नजरिए से देखें
तो ये प्रतिशत बढ़ के 44% चला जाता है। जबकि विंध्य क्षेत्र में प्रकृति के संसाधन आप देखेंगी, प्रकृति की देन, उसकी उपलब्धता पर्याप्त है, उसके बाद भी ये प्रतिशत जब 44 में जाता है तो कई प्रश्न उठता है। आप क्षेत्र में रही हैं, लोगों के बीच रही हैं, आपने रिपोर्ट तैयार की है, आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? देखिए अखंड जी, जब जिस तरह से आपने आंकड़े बताए, और अगर हम जो मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र हैं, मालवा निमाड़ से या जितने भी अन्य क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड वगैरह से, हम जब कंपैरिजन हमने डेटा का किया, सबसे ज्यादा गरीबी विंध्य क्षेत्र की थी। और उसमें भी स्पेसिफिक कुछ जिले हैं, जैसे सीधी में तो 50% को भी क्रॉस कर रही है गरीबी, ये स्थिति। हम केस स्टडी के लिए गए थे, ह्यूमन स्टोरीज, तो यहाँ पे तो मतलब ये स्थिति थी कि एक कहीं ना मूलभूत जो चीजें हैं, एक मुझे जगह याद है, यहाँ की हमारी एक बस्ती है, वहां पर ये था कि पार्षद जब आए थे, या जो भी उन्होंने वादा किया रहा होगा चुनाव से पहले, कुछ भी नल नहीं है एक भी उस बस्ती में। और वहां कॉन्ट्रडिक्शन की बात यह है कि उसके सामने ही इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, वहीं से अभी जब वोटिंग हुई तो लोग निकले, लेकिन उस ये स्थिति है वहां पर, वहां बस वो वोट बैंक के लिए वो बस्ती एक बढ़िया जानी जाती है, कोई वहां पर व्यवस्था नहीं है, नाले तक वो लोग पानी भरते हैं। पता नहीं कब बहुत समय पहले कोई भूकंप वगैरह आया था, वहां की ये हालत है कि 2000 मुआवजा दिया गया, हालत अभी भी वहां पर खराब पड़ी हुई है। और मुझे लगता है लूप होता है कि एक तरह से एक कोई है, ठीक है, अब उसके पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है, स्वास्थ्य नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, ये चीजें अब पहुंच नहीं रही हैं। अब वो और गर्त में, जब शिक्षा ही नहीं है तो उसे स्वास्थ्य के बारे में अवेयर नहीं रहेगा, वो फिर वो और ज्यादा लूप में फंसता जाएगा। फैमिली प्लानिंग उसको पता नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो फैमिली प्लानिंग के बारे में, और फिर वो ऐसे करते करते ना ये चीज कम ही नहीं होती है, ही नहीं है। ज्यादातर हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग कहते हैं पलायन पलायन करके भी वो जो जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे यहीं के क्षेत्र के रहेंगे, जो किसी होटल वगैरह में छोटा मोटा काम कर रहे हैं। ये तो इस तरह से हमारे विंध्य क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट के लेवल पे तो है ही, इंडिविजुअल लेवल पे ये होता है ना, जैसे सर ने भी बताया कि यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। विंध्य क्षेत्र में आप बताइए ना, कौन सी कोई बड़ी कंपनी है या कुछ भी, अब गुड़ में सोलर प्लांट है, वहां पे भी कहते हैं कि ज्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर के लोगों को ही वहां पे तो रोजगार मिल रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे लगता है एक स्टार्टअप या फिर एक बिजनेस माइंडसेट हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो यूथ है अभी भी थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव वाले सोच में ज्यादा पड़ा हुआ है। स्वर्णिमा जी ने क्षेत्र में जो स्थिति देखी है और जो अनुभव किया है वो बात उन्होंने यहाँ पर रखी है। अमित जी ने भी जिन पहलुओं पे चर्चा की है वो महत्वपूर्ण है, उनमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच जैसे रोजगार की बात आई है, रोजगार के अवसरों की कमी होना है, शिक्षा की बात आपने की है, शिक्षा की जो उपलब्धता है उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। सरकार के प्रयास होते हैं, कागजों में प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो धरातल में कैसी शिक्षा है? केवल स्कूल की बिल्डिंग है या टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे कितने आ रहे हैं और वो कैसे गुणवत्ता की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ देखना है। तो इसमें सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी हैं और सरकारी जिम्मेदारियां भी हैं, सभी में हम चर्चा करेंगे। हम दर्शकों को बता दें कि जो गरीबी का विषय है, जो बेरोजगारी का विषय, जो पलायन का विषय, इन विषय में विंध्य फर्स्ट ने पृथक से रिपोर्ट तैयार की है और इसमें अपना पंचे शो भी किया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, जो भी सरकार आएगी, जिस पार्टी की भी सरकार बनेगी, तो जो ये सुझाव जनता के बीच से आएंगे, जो चर्चा में बातें निकल रही हैं, ये वो लोग हैं जो अनुभव कर रहे हैं स्थितियों का, वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या निदान हो सकता है, हम चर्चा में ये कोशिश करेंगे कि क्या निदान हो सकते हैं, और जो निदान अभी तक किए गए हैं तो वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, पूर्णतः इसमें निदान क्यों नहीं खोजा जा पा रहा है, या फिर जो योजनाएं चल रही हैं उनमें कहाँ कमी रह जाती है। इन सभी पहलुओं में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो बात है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी अपनी आवाज है, जितनी दूर तक जाएगी उतना तेजी से निदान होगा। अमित जी के पास चलेंगे। अमित जी, जो शिक्षा की स्थिति है, आप पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर सकते हैं, आप लगातार देखते रहे हैं कि शिक्षा जो माध्यम है शिक्षा का, उसमें जो शासकीय तंत्र है वो उतना सफल होता नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए, और एक शिक्षा बड़ा कारक हो जाता है गरीबी को दूर करने में। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करें
तो आप एक चीज नोट करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड को अगर आप सीबीएसई से कंपेयर करेंगे तो आपकी उसका जो इंफीरियरिटी है वो आपको नजर आ जाएगा। और ये तो सिर्फ शिक्षा का यानी गुणवत्ता का स्तर है। आप फिर सरकारी स्कूल पे आइए, आप सरकारी स्कूल पे देखेंगे कि डीएड वाले जो हैं वो 5वीं से एलिमेंट्री वाले को पढ़ा रहे हैं, बीएड वाले 10वीं यानी को पढ़ा रहे हैं, और उनके बिना आप पढ़ा नहीं सकते, यानी आपने ये डिसाइड कर दिया है। बीएड आपने रख दिया है पढ़ाने के, यानी सरकारी स्कूल के यानी पैमाना रख दिया कि बीएड जिसने किया है वो पढ़ा सकता है और वही उसका पैमाना है। उसकी क्वालिटी आपने चेक ही नहीं की। वो सिर्फ 2 साल का एक कोर्स करके और एक एग्जाम पास करके, कितने तो ऐसे हैं जो बिना एग्जाम पास करके पढ़ा रहे हैं। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है जो पढ़ा उसमें आधे थे कॉन्ट्रैक्ट पे और आधे थे गवर्नमेंट पे। मैंने क्वालिटी देखी, उनकी टीचरों की क्वालिटी देखी। उनको देखिए, पढ़ाना एक कला है। मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कहीं कहीं जैसे गेस्ट में पढ़ा चुका हूँ और एडहॉक में पढ़ाता हूँ। तो मैंने देखा है केवल वो पढ़ा सकता है जिसमें ज्ञान भी हो और पढ़ाने की कला भी हो। अब बात यह है कि पढ़ाने की कला सब में नहीं होती, और सरकारी स्कूल में पढ़ाने का ना तो कला है, ना साधन है, और ना ही उनको इच्छा है पढ़ाने की। तो अगर जो गरीब बच्चे हैं, चाहे आप सरकार की कितनी भी स्कीम निकाल दीजिए, आप उन्हें फ्री में कॉपी बांट रहे हैं, बुक बांट रहे हैं, लेकिन जब तक वो जो पढ़ाने वाला टीचर है अगर उसमें ही इच्छा ना हो और कला ना हो पढ़ाने की, वो कैसे पढ़ाए, यानी वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे सरकार की नीयत से भी डाउट आता है। देखिए, सरकार नहीं चाहती कि एक जागरूक नागरिक उस स्कूल से निकले। 12वीं पास करते से समझ लीजिए आप 18 साल के हो गए। एक जागरूक नागरिक, एक पढ़ा लिखा नागरिक जिसको उसके अधिकार पता हो, अगर वो उस स्कूल से निकलेगा तो पूछेगा सरकार से। आर्टिकल 38 कहता है, मेरे रोजगार के साधन दोगे तुम मुझे, दो। वो कैसे देगा, सरकार कैसे देगी। जितना जागरूक एक नागरिक होगा उतनी समस्या सरकार के लिए पैदा होगी। आज भी आप देखिए, यहाँ के जो चुनाव होते हैं वो रोड, बिजली, पानी और इन सब पे लड़े जाते हैं। हम 75 साल से ज्यादा हो गए आजाद हुए, और अगर हमारे मुद्दे आज भी वहीं पे हैं तो हमें सवाल पूछने की आवश्यकता है, खुद से, समाज से और सरकार से, कि हम कहाँ आके खड़े। बिल्कुल अमित जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है यहाँ पर, कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही अभी उनको पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनमें ये प्रयास चल रहा है कि चुनाव भी है या कुछ भी है, सब उसी में केंद्रित है कि अभी भी हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी पे ही टिके हुए हैं, आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा है। हाँ अमित जी, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं आपसे कह रहा था कि शिक्षा जो है वो केवल एक बच्चे को, यानी कह सकते हैं कि काबिल बनाने का काम नहीं करती। शिक्षा बहुत कुछ करती है। शिक्षा समाज सुधार का भी काम करती है। समाज में जो गैर बराबरी है, इनइक्वालिटी है, शिक्षा उसको भी दूर करने का काम करती है। आपकी शिक्षा का स्तर क्या है उससे पता चलता है कि आपका समाज का स्तर क्या है, आपका समाज किस स्तर पे है। और देखिए, एक अच्छे स्तर का जो समाज होता है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक अच्छे स्तर का सरकार, एक अच्छे स्तर की सरकार चाहिए। अब अगर लोग, जो जागरूक लोग हैं, वो जैसे कि समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर कोई 12वीं में जाने वाला लड़का है और उसने देखा सड़क पे गड्ढा है, वो जिस सड़क से जाता है उस पर गड्ढा है, अब अगर वो कलेक्टर को एक लेटर लिख के भेजता है तो वो सिरदर्दी है ना कलेक्टर के लिए, और सिरदर्दी है वहां के लोकल पार्षद के लिए, एमएलए के लिए, क्योंकि ऐसे जागरूक नागरिक जो अपने अधिकार मांगेंगे, जब बोलेंगे कि मेरे घर में बिजली कैसे चलेगी जब मैंने 1 घंटे 2 घंटे के लिए बिना किसी कारण के, या फिर आपने ये यहाँ पे इंटरनेट कैसे काट रखा है, आपने यहाँ पे सड़क, आज की बनी सड़क 6 महीने पहले बनी सड़क पे आज भी गड्ढा खोद दिया, तो पूछेंगे, सवाल उठेंगे कि आपने अभी तक टीचरों की भर्ती क्यों नहीं की, मेरे स्कूल, सरकारी स्कूल बंद क्यों है, मेरे अधिकार है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है, मेरे अधिकार है। अब जब अधिकार की मांग उठती है, अधिकार की मांग एक जागरूक नागरिक उठाता है, एक शिक्षित नागरिक उठाता है, और शिक्षा वही काम करती है, जागरूकता फैलाने का काम करती है शिक्षा। और एक शिक्षित आदमी जो जागरूक नहीं है वो शिक्षित भी नहीं है, वो केवल पढ़ लिख सकता है, वो शिक्षित नहीं है। तो सरकार नहीं चाहती, सरकार, यानी मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं चाहता एक जागरूक नागरिक, एक शिक्षित समाज जन्मे किसी भी राज्य में। वो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा।
बिल्कुल। जैसा अमित जी ने यहाँ पर कहा है, और इस सरकार से तात्पर्य किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सरकार, क्योंकि वो संविधान जो है उस पर राजनीतिक विषय और संविधान पे उनका रिसर्च चल रहा है, और सरकार से तात्पर्य यहाँ राज्य से है, जिसके पास जिम्मेदारी है अपनी जनता की, अपने क्षेत्र के नागरिकों की, वहां से तात्पर्य है। और हम इसमें निदान परक चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि एक जागरूक व्यक्ति सवाल करता है, और हमें सवाल करने होंगे, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। विद फर्स्ट का भी कहना है, चुप रहना विकल्प नहीं है। आपके जनप्रतिनिधि हो, आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जब क्षेत्र में हो, आप अपनी समस्या को लेकर प्रश्न जरूर करिए, उनसे पूछिए कि हमारे लिए जो ये योजनाएं हैं उनका सही क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है, या जो वादे किए गए वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। यदि आप पूछते रहेंगे, और केवल पूछना नहीं है, जहां हमारी जिम्मेदारी है वहां हम निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएं, लेकिन जहां पर सरकार की जिम्मेदारी है या अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, उन्हें उसे देखना होगा। बड़ा मुद्दा है, हॉस्पिटल की भी बात है, स्वास्थ्य सेवा भी आती है, गरीबी कारक है। यदि शासकीय हॉस्पिटल में, शासकीय अस्पताल में इलाज सही से नहीं होगा, तो वो गरीब व्यक्ति कैसे इलाज करवा पाएगा। आज आप देखेंगे, हम स्वास्थ्य में जिस दिन चर्चा करेंगे उस दिन वो पहलू होगा। हालांकि गरीबी से सारी बातें जुड़ी हुई है, इसलिए ये चर्चा बीच बीच में आ जाती है, बातें आ जाती हैं कि यदि जो गरीब व्यक्ति है वो किसी भी जाति वर्ग का हो सकता है। गरीबी किसी की जाति देख के नहीं आती है, कोई भी गरीब हो सकता है, लेकिन उसे यदि वो सुविधाएं जो जरूरी है वो नहीं मिलेंगी, और वो सुविधाएं शासकीय तंत्र में मिलेंगी, और वहां पे प्रश्न करना होगा। और एक वास्तव में एक शिक्षित नागरिक जो है उसे पूछना चाहिए, सकारात्मक ढंग से पूछना चाहिए, जो नियम है उसके तहत पूछना चाहिए। यहाँ किसी विवाद की बात नहीं है कि आप किसी से विवाद करिए, कुछ भी करिए, आप सही वे में उसको पूछिए, अपनी बात रखिए, उसमें निदान आएगा। अमित जी के पास चलेंगे। स्वर्णिमा जी, जो ये कुछ स्थितियां निकल के आई हैं इस बीच में, उसको क्षेत्र में आपने कैसे देखा है, कैसे अनुभव किया है कि जो ये स्वास्थ्य की सुविधा है वो हो गई, शिक्षा की बात हुई है, और एक बात और अमित जी ने महत्वपूर्ण बात जोड़ी थी यहाँ कि अमित जी भी शासकीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, और आज वो सफलता के पायदान पे आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और नजर रख रहे हैं। लेकिन और पहले की पीढ़ी देखेंगे, वो भी शासकीय स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, शासकीय तंत्र से ही निकले हुए हैं, और वो देश चलाए हैं और नेता हुए, हर पद में गए। लेकिन बीच में ऐसा कौन सा दौर आया, कहाँ पे कमी रह गई, हम इन्हीं मुद्दों में चर्चा कर रहे हैं कि आज शासकीय विद्यालय में कोई नाम नहीं लिखवाना चाहता। अखंड जी, मैं बता दूं, सर ने कहा कि सर ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। मैं खुद 4th स्टैंडर्ड तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मैं, एक टीचर हुआ करते थे, मुझे याद है, हमारी जो अच्छे से तो वो क्या ही क्लास लिया करते थे। मैं अभी मतलब आई थिंक 2-3 साल पहले मैं गई थी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कितना बड़ा अंतराल रहा होगा। मुझे लगता है 12-15 साल का अंतराल रहा होगा, जिसके बाद मैं वहां पे गई। वहां की स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। पहले तो कुछ ठीक भी हुआ करता था, एक वॉशरूम तक वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे तरीके से घास उगाई है, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब वहां पे कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, ये स्थिति है वहां पे। टीचर का जब मन किया आए, जब मन किया चले गए। गरीबी के जो मुख्य कारक हैं उनमें सबसे बड़ा यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि ये यही तबका है, अगर इनको मूलभूत सुविधाएं ही मिलने लग जाएंगी तो गरीबी तो फिर अपने आप दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की आपने बात करी अखंड जी, यहाँ पर करियाझर नाम की जगह है, यही पास में मझियार नाम का गांव है। वहां पर एक तो क्या है ना कि लोग जो है, डॉक्टर्स जो हैं, वो आना नहीं चाहते हैं गांव दराज के इलाके में। मुझे लगता है हमारा जो एक माइंडसेट की जो मैं बात कर रही हूँ कि जो शिक्षित वर्ग भी है ना, वो उसका अटैचमेंट कैपिटलिज्म, ये जो पूंजीवाद विचारधारा है, उससे ज्यादा वो कनेक्टेड हो गए हैं। तो अपने काम से जो पैशन है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, क्योंकि गरीबी का तो हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। वहां जब तक हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, अच्छा गरीबी है इसको ऐसे रोक दिया, अकेले में तो निर्माण होता ही नहीं है किसी समाज का। उस सब सारे फैक्टर्स को मिलके करना पड़ेगा, तब जाके जब हर जगह काम होगा तो उसमें अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये है, डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये हालत है, डॉक्टर्स हैं ही नहीं। इतने इतने विभाग में वहां पे है कि गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह सब रहते, लेकिन सीधा रेफर कर दिया जाता है। करियाझर नाम का गांव है, यही सीधी के पास है, वहां पे ये स्थिति है। आप सोचिए 30 साल पहले वहां पर ये हुआ था कि यहाँ पर बनाया जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 30 साल पहले, शायद राशि भी उसके लिए आवंटित हो गई थी, मैं इतनी श्योर नहीं उसको लेके। आज तक वहां पर कोई
कुछ भी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वहां के लोग बहुत गरीब है, ट्राइबल एरिया है, गोंड लोग ज्यादातर रहते हैं। बताते हैं वो लोग, मतलब गर्भवती स्त्रियां हैं, औरतें हैं, घर में उनका प्रसव हो जा रहा है। ये स्थिति है, कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे वो नहीं आ रहा है। लोग, अगर हमने यहाँ से बीएलओ से बात करी थी, वो कहते हैं वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसे तो बहुत सारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो निकल कर आती हैं। स्वर्णिमा जी ने जो बात की है उसमें ये तो निकल के आया कि सरकार की भूमिका है। यहाँ मैं ये बात रखना चाहूंगा कि जो व्यक्ति नियुक्त हो जाता है वो कैसे भूल जाता है कि हम उसी समाज से निकले हैं। केवल हम सरकार में जो हमारे राजतंत्र को चला रहे हैं लोग, मतलब ये लोकतंत्र हमारा जो है, उसमें जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, केवल सरकार से आशा वही नहीं है। सरकार में वो सारे लोग शामिल हैं जो सरकार को चलाने में, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में कहीं ना कहीं भूमिका रखते हैं। तो यहाँ पर हम समाज से ही निकले हैं, हम उन्हीं जगहों से कहीं ना कहीं निकल गए हैं। हम कैसे भूल जाते हैं? आप उन शिक्षकों की याद करिए जिनकी आप बात कर रहे हैं स्वर्णिमा जी, जिनको अमित जी भी जानते होंगे, कि उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी सीख से वो छवि बनाई है कि आप उन्हें जीवन भर याद रखेंगे। तो हम आज वो शिक्षक क्यों नहीं देख पा रहे हैं और वो जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं वेतन मिलने में कमी नहीं रह गई है? ये पूरी ऐसी चर्चा है, समाधान परक चर्चा है। और गरीबी एक ऐसा विषय है, इसमें हम कितने दिन भी बात करेंगे तो बात चलती रहेगी। कार्यक्रम हमारा निश्चित समय का है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू उनमें बात कर लें। अमित जी के साथ फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे, अमित जी की जानकारियों को भी लेंगे, दर्शकों के जो सुझाव आएंगे उनमें भी फिर से चर्चा करेंगे हम। लेकिन आज जो बात आई है, अब हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे अभी जो जितने भी कार्य उनमें बात कर रहे हैं, तो एक बार ठीक से बात हो जाए। इसलिए एक जो जिम्मेदारी की बात आती है, वो व्यक्ति हो, वो समाज हो या सरकार हो, जिम्मेदारी से किसी को भागना नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं यदि, तभी तो ऐसी स्थिति हो रही है। डॉक्टर की बात की आपने, वो नियुक्त हो गए हैं, जाना नहीं चाहते हैं वहां। जब तक किसी को जॉब नहीं मिलती है तब तक तो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि हमें किसी तरह मिल जाए, और फिर जब कार्य क्षेत्र में जाना होता है तो जाते नहीं है। बहुत सारे बातें हैं। अमित जी कैसे देखते हैं इस पहलू को आप गरीबी के कारक में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की काफी कमी है भारत में और मध्य प्रदेश में खासकर। अब बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपने ज्यादा खोलने की परमिशन नहीं दी। जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपने खोलने की ज्यादा परमिशन नहीं दी, बहुत लिमिटेड सीट्स है। अब देखिए, भारत की आबादी 140 करोड़ की, 140 करोड़ बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा। अब 140 करोड़ की आबादी में मुट्ठी भर सीट है, और जो उस मुट्ठी भर सीट में नहीं बैठ पाया उसे आप नाकाबिल थोड़ी बोलेंगे। मसला ये है कि जो डॉक्टर जो एग्जाम में, जो जैसे कि वेटिंग लिस्ट में कोई 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, अब वो 2 नंबर 4 नंबर कम लेके आया, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो नाकाबिल थोड़ी हो गया। लेकिन डॉक्टर वो नहीं बन सकता मतलब नहीं बन सकता, क्योंकि सीट ही नहीं है आपके पास। आपको सबसे बड़ी बात है अपना सीट बढ़ाना पड़ेगा, खासकर जो एमबीबीएस जैसे जो क्षेत्र है जिसमें ग्रेजुएट लेवल की जो आप बनाएंगे। एमएस में तो फिर भी आप स्पेशलाइजेशन में आपके ऊपर है, आप करवा सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस की तो आपको पढ़ानी चाहिए। पढ़ाने यानी आपको जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए सरकारी। अगर आपके पास अनुदान की कमी है, पैसे की कमी है, तो आप प्राइवेट खोलने की परमिशन दीजिए। प्राइवेट वाले बहुत खुशी खुशी खोले मेडिकल कॉलेज से, उनको काफी फायदा होगा, वो खुशी खुशी खोलेगा। पब्लिक जो वहाँ की पब्लिक है उन्हें सस्ता इलाज भी मिलेगा। अब मसला आता है कि गाँव देहात में जाने का। अब आप देखिए, मैं आपसे पूछूं अखंड जी, अब बात यह है कि कोई गांव देहात में जाएगा तो क्यों जाएगा? आप इतनी मेहनत की, आपने अच्छी खासी फीस दी, आपने कोचिंग 12वीं के बाद 3-4 साल कोचिंग की, आप डॉक्टर बने, 5 साल का पूरा कोर्स किया। अब आप बोल रहे हो आप सरकारी से हो तो गाँव जाओ। अब गाँव में सरकार ने व्यवस्था क्या की? सड़क, बिजली, पानी आपने क्या दिया है? सुविधा क्या दी है? वो 2 कमरे का आपने बिल्डिंग दे दिया और उसे चिकित्सालय बोल के आप वहां बिठा दिए, तो वो काम कैसे करेंगे? आप उसे सुविधा तो दीजिए। मध्य प्रदेश में अगर मैं आपसे जिक्र करूं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और 2-4 और छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए, तो इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या 52 डिस्ट्रिक्ट है, और 52 में से ये कुछ मुट्ठी भर डिस्ट्रिक्ट हैं जो थोड़े डेवलप है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी की कोई समस्या ना हो, या कम समस्या हो, कोई समस्या ना हो, स्कूल है ढंग के, इकोनॉमी है ढंग की। बाकियों का क्या है? आबादी तो हर क्षेत्र में रहती है। अभी आपने अपने क्षेत्र की बात की, तो वहाँ आबादी की कमी थोड़ी है। अब मसला ये होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी मिलती है।
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी इनइक्वालिटी। कहने के लिए वहां की जो सरकारी, जैसे आप कोई वहां पे सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसे रेफर कहाँ करेंगे? उसे रेफर करेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बड़े जो सरकारी अस्पताल है, भोपाल एम्स में रेफर करेंगे। एम्स जैसे अस्पताल हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्यों नहीं? डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा होता है, आसपास डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में गांव भी होते हैं, अर्बन एरिया भी होता है, रूरल एरिया भी होता है, ग्रामीण क्षेत्र भी होता है, शहरी क्षेत्र भी होता है। मसला ये है, पब्लिक मांगती नहीं है, पब्लिक के लिए ये एक मुद्दा नहीं है। आप सोचिए, ये इलेक्शन ईयर था और सबसे एक मुद्दा ये भी है कि देखिए, विपक्ष जो है ना, विपक्ष अगर कमजोर होता है तो विपक्ष डिमांड, अब कहने के लिए कि लाडली बहना के अगेंस्ट में मैं पॉलिटिकल एंगल लेके आ रहा हूँ इसमें, कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने बोला हम भी इतने पैसे देंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों नहीं बोला कि हम हर जिले में एक सरकारी एम्स लेवल का अस्पताल खोलेंगे, कोशिश भी करेंगे खोलने की। अरे हर संभाग में एक एम्स लेवल का अस्पताल खोलेंगे, नहीं, वो मुद्दा था ही नहीं। अब बात यह है कि पब्लिक के मुद्दे वो लेंगे नहीं और अपने मुद्दे पब्लिक को थमाएंगे, तो पब्लिक के पास ऑप्शन भी नहीं बचता। यहाँ पे तो देखिए, पब्लिक जो है वो बहुत कम जागरूक है। पब्लिक के लिए, जैसे आप 10 में से लोगों से पूछेंगे ना कि स्वास्थ्य कितनों के लिए मुद्दा है, तो शायद 10 में से 1 या 2 कोई बोल दे कि स्वास्थ्य मेरे लिए मुद्दा है, कि स्वास्थ्य चिकित्सालय मेरे लिए मुद्दा है, एक अच्छा डॉक्टर मेरे लिए मुद्दा है। अब आप पूछेंगे कि कोई शिक्षा कितनों के लिए मुद्दा है, तो वो 10 में से 3 या 4 बोलेंगे शिक्षा मेरे लिए मुद्दा है। प्रॉब्लम यहाँ है जागरूकता की कमी, जो मूलभूत पहला कदम होता है, तो वो जागरूकता की कमी हमें यहाँ पे भी नजर आती। और जहां तक बात है कि वो एक डॉक्टर जो होता है ना, कि डॉक्टर जो है पढ़ने के बाद वो वहां नहीं जा रहा, वो वहां क्यों नहीं जा रहा, उसके पीछे की बहुत बड़ी बड़ी वजह है। अब वो वहां जाके उसके पास अगर सुविधाएं नहीं है, वो डॉक्टर करे तो क्या करे। और आप देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान, इलाज के बाद, तो वो डॉक्टर के साथ क्या होता है वो तो जग जाहिर है। तो डॉक्टर रिस्क लेके अपने घर से बाहर, जहाँ पे किसी को जानता ना हो और जहाँ पे सरकार भी उसे ज्यादा सुविधाएं ना दे, तो वो क्यों जाएगा? सरकार अगर उसे सुविधा प्रदान करेगी, सरकारी चिकित्सालय बड़ा होगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज वहां होगा, तो क्यों नहीं जाना चाहेगा? वो खुशी खुशी जाएगा। सरकार को कदम उठाने पड़ेगा, ये उसका बहुत बड़ा वजह है उसके पीछे। अमित जी ने जिन पहलुओं में ध्यान खींचा है महत्वपूर्ण है, कि सुविधाएं यदि नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है उस स्थान में, तो कोई क्यों जाएगा, और जाएगा तो कार्य कैसे करेगा यदि वहां संसाधन नहीं है, जो आवश्यक उपकरण है वो नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इसे समझ रहे हैं, और उनके भी कोई सुझाव है तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप अपने सुझाव। ये सभी सुझाव जो आपके महत्वपूर्ण होंगे, हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि वो जो भी आने वाली सरकारें हों, किसी भी पार्टी की हो, वहां तक जाए और इन मुद्दों में ध्यान दिया जाए। कोशिश है, विन फर्स्ट की कोशिश है कि जो क्षेत्र के मूल मुद्दे हैं, मूल बातें हैं, उसमें हम भी ध्यान दें और हमारे जो दर्शक हैं वो भी ध्यान दें, वो लगातार सवाल करें, स्थिति सुधरे। किसी तरह से तो स्थिति में सुधार आए। लगातार दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन वो गरीबी अभी तक हट नहीं पाई है। हटने की बात छोड़िए, वो बढ़ती ही जा रही है, उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक बात आई थी कहीं पर कि फंड की कमी है, फंड की कमी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सरकार ने अभी मुफ्त में राशि बांटी है अलग अलग योजनाओं के नाम से, तो ऐसा लगता है देख के कि फंड की कमी नहीं हो, कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो क्या घोषणाएं लेके आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो जनहितैषी कार्य है वो कितने किए जा रहे हैं। अमित जी ने जो बात रखी वो महत्वपूर्ण है कि आपने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, या क्या आपका वो बेहतरीन कार्य है जो आप अपने घोषणा पत्र में लेके आते हैं। कोई भी पार्टी हो, चुनाव हो चुका है मध्य प्रदेश में, और जनता को ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके जनप्रतिनिधि जीते, किसी भी दल के जीते, आप उनसे सवाल जरूर करिए और पूछिए उनसे कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या है वो हल क्यों नहीं है, वो यथावत क्यों बनी हुई है, जो स्थिति पहले थी वो बिगड़ती जा रही है, वो बन क्यों नहीं रही है। हमारे जो मूल मुद्दे हैं हम उन्हें ध्यान रखें, उनसे भटके ना। एक बार स्वर्णिमा जी के पास चलेंगे हम और अमित जी के पास चलेंगे। कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हमारे हो गया है और जो कुछ मूल बातें रह गई हैं, अमित जी से बात करके अच्छा लग रहा है। उनका जो रिसर्च का अनुभव है वो हमारे दर्शकों के बीच साझा हो रहा है। हम फिर जुड़ेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पे उनके साथ। स्वर्णिमा जी, यदि जनता की कोई बात रह गई हो, क्षेत्र में जो आपने देखा कोई बात रह गई हो, तो वो आप जल्दी से रखें, फिर हम अमित जी के पास चलेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही जो है, वो उसके बीच में और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो अपनी प्रॉब्लम कहाँ बताएं वो।
है ना, जैसे मैं भी फील्ड पे मैं कभी गई हूँ तो इस तरह से कलेक्टर से मिलने में ही उनको इतना टाइम लग जाता है। कलेक्टर तो मतलब अब हो सकता है अंदर का ऐसा क्या मसला है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं एक नागरिक के तौर पे समझती हूँ, सबसे पहला तो वो एक जन सेवक है ना। लेकिन उनका तो अलग ही भाव रहता है, वो ज्यादातर वो एक बंद कमरे की एसी वाली मीटिंग में उनका समय ज्यादा बीतता है, और लोग बाहर जो लाइन में लगे हुए हैं उनके साथ कम बीतता है। लाइन में लगे हुए फटाफट उनका कागज देकर हाँ कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित हो, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं, बेहतरी से सुविधाएं पहुंचाई जाएं, लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव आना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि नेशनलिज्म की जो भावना है, पेट्रियोटिज्म सिर्फ ये नहीं है कि बॉर्डर पे हम जाके ही वो उसको सेलिब्रेट करें। पेट्रियोटिज्म हर रोज करनी पड़ेगी, और जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप्ड हो गए हैं। और विकास के तो पैमाने ही यही है कि गांधी ने भी कहा था कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को देखना पड़ेगा। तो ये जरूरी है, नौकरशाही को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसका जमीन से जुड़ाव होना चाहिए, तब जाके चीजों में बदलाव आ सकता है। स्वर्णिमा जी ने अपनी बात बताई है और उसमें जोड़ा है उन्होंने गांधी जी के विचारों को भी जोड़ा है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है, जो अंत में है, उसका भी हित होना चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तो हमेशा यही वादे करते हैं और ये कहते भी हैं, किसी भी पार्टी के हों, कि हम अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। वो अंतिम व्यक्ति अभी भी अपने लिए जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी, उसके दरकार में ही है, उसके इंतजार में ही है। अमित जी के पास चलेंगे। अमित जी, आपको क्या लगता है, यदि कुछ समाधान कारक जो मुख्य कारण हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उन पे हम बात करें, हम विस्तार से और दिन फिर से जुड़ेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको क्या लगते हैं कि कौन से वो कारक हो सकते हैं जिनमें ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? देखिए, कारक तो एक तो शिक्षा हो गई, शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। दूसरा हो गया रोजगार, रोजगार के नए साधन आपको बनाने पड़ेंगे। और मैडम ने एक बात कही थी, ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वाली। देखिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का भी ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो खुलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि नौकरशाही बीच में उसे रोक देती है, नए पैसे के अवसर कम होते हैं, सरकार जैसे स्कीम लाती है तो उनका स्कीम का फायदा उनको नहीं मिल पाता, बीच में चाहे वो एलिजिबल है तो भी फायदा नहीं मिल पाता। तो देखिए, बात है कि आपको रोजगार सृजक अगर बनना है तो आपको चाहिए कि ये जो लाल फीताशाही है उसे कम करें। पहला ये हो गया शिक्षा, दूसरा ये रोजगार के साधन, नए साधन डेवलप करे सरकार, और कम से कम ये करे कि डीरेगुलेट करे, कि अगर कोई रोजगार के साधन पैदा कर रहा है तो उसे काटे नहीं, उसे छीने नहीं। अभी एक वाक्य मुझे याद आता है, बताना चाहूंगा मैं, कि एक एक आदमी और एक परिवार अपने ही घर में सिलाई मशीन लगा के यानी सिलते थे। कोरोना के बाद इन्होंने चालू किया था, कपड़े सिलने का काम किया था, 2 मशीनें लगा ली, मीटर यानी निकाल के, यानी लाइन काट के चले गए। बोले कि आप कमर्शियल पर्पज से आप ये बिजली इस्तेमाल कर रहे हो और उसका अलग मीटर लगता है। अब आप सोचिए, आप सरकार किस हद तक जा सकती है यानी किसी को परेशान करने के लिए। सरकार की बात नहीं, सरकार को पता भी नहीं होगा, लेकिन ये सरकार के जो बाशिंदे हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो ये कर्मचारी हैं, तो मसला यही है। आपको ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा कि ये अपने आप कुछ रोजगार कर सकते हैं। ये आपसे मांग नहीं रहे तो कम से कम इन्हें परेशान ना करें। अगर ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हम यानी बड़े शहरों में आप देखेंगे समस्या भी है कि फुटपाथ पे लगा देते हैं, लेकिन सरकार को इनके लिए भी कुछ करना चाहिए कि जनता को परेशानी ना हो और इनका रोजगार चलता रहे, क्योंकि इनको रोजगार देने की खूबत सरकार में, खूबत बेकार शब्द है लेकिन फिर भी ये बात सच है। कितने ऐसे लोग हैं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे खुद के साथ वाले जो है, अब वो अगर उनको, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरों की तादाद बहुत ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो खुद का कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 3 ऐसे लोग हैं जिनका स्टार्टअप शुरू होने से 6 महीने में खत्म हो गया, क्योंकि सरकार उन्हें इतने बार रोकती है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती। और चौथा ये है कि सरकार जो है वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत उनके जो अधिकार हैं, उन पर वोट न मांगे। इस बिजली, पानी, सड़क ये बहुत हो गया, आपका काम है देना, आप ठीक नहीं दे रहे हैं। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी कि ये जो पैसा देने का लाडली बहना वाला जो योजना था इनका, अब आप एक छोटा सा इसका कैलकुलेशन देखिए, समझिए, बहुत ही
डिसेंट आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं, समझिए 1 करोड़ महिलाओं को अगर ये 1000 रुपए महीने का दे रहे तो 1000 करोड़ इनका महीने का खर्चा। मैं बहुत ही, क्योंकि ये 1250 कर दिया, अभी 3000 करने का इनका प्लान था, मैं 1000 रुपए बोल रहा हूँ, और 7.5 करोड़ की आबादी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 1 करोड़ महिलाओं को तो मिल ही रहा होगा या देना चाहिए होगा, क्योंकि इनके एलिजिबिलिटी में बहुत सारी महिलाएं आ रही है। तो अगर 1000 रुपए 1 करोड़ महिलाओं को ये दे रहे हैं तो 1000 करोड़ एक महीने का इनका खर्चा है, सीधा सीधा। और इनको रिटर्न में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप देखिएगा खर्चा, यानी जो आपका इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपका 920 रुपए का सिलेंडर अभी के टाइम में, पहले तो 1100 था, उसके बाद बिजली देखिए, बिजली बिल तो अभी 1-8 महीने से कम आ रहा है, लेकिन पहले कितना आ रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि चीजें सस्ती नहीं है, वो 1000 रुपए उनके लिए, उनके हाथ में कितना काम वही जाने, लेकिन सरकार की जेब पे क्या असर पड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 3 महीने का 3000 करोड़, वो 3000 करोड़ अगर वो सरकार लगाए रोजगार सृजन पे तो कितनों का भला होगा। एक रोजगार से एक परिवार चलता है। सरकार को ये सब सोचना पड़ेगा, जनता को ये सब सोचना पड़ेगा कि किस चीज पे हम वोट करें। और मैं जानता हूँ ये एक सरकार, अभी आप चुनाव तो हो चुके हैं, चुनाव के जब प्रचार चल रहे थे तो बीजेपी वाले एक ही योजना का जिक्र कर रहे थे, लाडली बहना, लाडली बहना, लाडली बहना। मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में जितने भी नेताओं को देखा था वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे लाडली बहना के नाम पे। अब मैंने कहा आप भीख देके, ये भीख ही है, ये आप एम्पावर नहीं कर रहे हो किसी को, ये भीख है। और भीख दे के आप वोट खरीद रहे हो और उसके बाद आप उसे जता रहे हो मैंने भीख दी थी मुझे वोट करो। तो ये सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, पब्लिक को भी ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा, विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। और विपक्ष ना सीधा, यानी सही कदम ना चल के विपक्ष की पूछ पकड़ के चल रहा है सरकार की कि हम वो इतना दे रहे तो हम उतना देंगे। अरे कहाँ से दोगे? पैसा कहाँ है? आपका राज्य कर्जे में, आप पैसा कहाँ है आपके पास? और अगर आपकी सरकार बन गई तो केंद्र सरकार आपको पैसा थोड़ी देगी। इसी बात उनकी समझ में नहीं आ रही पब्लिक, तो क्या बताऊं। जी, अमित जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यहाँ पे कुछ जो अमित जी ने बातें कही हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम एक दर्शक होने के नाते इस कार्यक्रम के और नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा काम हो जाता है कि हम इन पहलुओं में सोचें। और ये आपकी बात है, अपना पंचे जो नाम है इस शो का, इस कार्यक्रम का, वो उसके मूल में आप हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो उसके मूल में है, जो हमारे क्षेत्र की जनता है उसके मूल में है। आपकी बात है, इसलिए इसका नाम ही अपना पंचे है। और महत्वपूर्ण है कि जो राशि किसी भी नाम से दी जा रही है उसका एक पहलू ये भी तो है, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो उनकी बात ही है, वो रखते हैं बात, और सुझाव में भी आता है दर्शकों को भी, इससे वो मैं रख रहा हूँ इस कार्यक्रम अपनी चर्चा में कि हमारी क्रय शक्ति बढ़ रही है। राशि यदि हमें मिल रही है तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ रही है। एक तरफ से राज्य का खजाना खाली हो रहा है, दूसरी तरफ से वो राशि फिर से जा रही है, और वो किसके पास जा रही है ये सोचना है। हम कौन सी सुविधाओं को लेने के लिए उसको खर्च कर रहे हैं और वो सुविधाएं कितनी महंगी हैं। तो फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, उसको भरेगा कौन? उसको भरना हमें ही है। अंत में टैक्स देके अलग अलग माध्यमों से हमें ही भरना है। तो राज्य का खजाना, आपका खजाना खाली होकर कहाँ जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी दिन हम इसमें भी एक विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे और अमित जी जैसे विद्वानों को जोड़ेंगे उसमें, जो अपनी बात रखेंगे इस महत्वपूर्ण पहलू में। ये अच्छी बात चर्चा में निकल आई है। अपना पंचे शो में चर्चा महत्वपूर्ण रही है, गरीबी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी और भी सुझाव आ सकते हैं, हम एक विशेष कार्यक्रम और लेके आएंगे, लेकिन आज समाप्ति का वक्त हो गया है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके सुझाव को लेके भी हम चर्चा करेंगे। आज अपना पंचे शो में हमारे साथ अमित जी जुड़े, अमित जी का धन्यवाद। स्वर्णिमा जी क्षेत्र की बात लेके आए, स्वर्णिमा जी का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फेस्ट के साथ। नमस्कार।